नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में KVS और NVS के एग्ज़ाम में अब तक पूछे गए सारे कंप्यूटर के क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। लास्ट टॉपिक बचा है जो कि मिसलेनियस का है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्यूटर सिस्टम में गूगल ड्राइव का प्राथमिक और सबसे सामान्य उपयोग क्या है? गूगल ड्राइव के बारे में तो सभी जानते होंगे और आप इसका उपयोग भी किए करते हैं, ठीक है। तो गूगल ड्राइव एक ब्राउज़र है? नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम है? नहीं। क्लाउड स्टोरेज है? हाँ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। गूगल ड्राइव एक क्लाउड स्टोरेज है जिस पर आप फाइल स्टोर कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इसे कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो गूगल ड्राइव है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्चुअल असिस्टेंट का प्रसिद्ध उदाहरण है? वर्चुअल असिस्टेंट मतलब होता है AI, समझ लो। कोरल ड्रॉ? नहीं, ठीक है। कैनवा? ये भी नहीं। कॉर्टेना? कॉर्टेना एक वर्चुअल असिस्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ठीक है। आइए देखते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपकी आवाज़ या कमांड पर काम करते हैं, ठीक है। रिमाइंडर सेट करना, जानकारी खोजना, ऐप्स खोलना, ठीक है। तो वर्चुअल असिस्टेंट कौन सा है हमारा? कार्टेना, जिसको माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया गया है। और भी आपसे पूछा जा सकता है, जैसे गूगल असिस्टेंट। गूगल असिस्टेंट आपके मोबाइल में होता है, ठीक है, जो कि गूगल द्वारा विकसित किया गया है, गूगल द्वारा बनाया गया है। अलेक्सा, अलेक्सा जो कि अमेजोन द्वारा बनाया गया है। चैट GPT ये ओपन AI है। सीरी एप्पल के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। तो ये सभी वर्चुअल असिस्टेंट है। कोरल ड्रॉ, कोरल ड्रॉ जो है ये ग्राफिक डिजाइन सॉफ्टवेयर है। कैनवा डिजाइनिंग टूल है। VLC प्लेयर मीडिया प्लेयर है, जिस पे आप वीडियो देखते हैं VLC प्लेयर पे, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूटर सिस्टम में वन ड्राइव का प्राथमिक और सबसे सामान्य उपयोग क्या है? वही है जो कि आपने देखा था, गूगल ड्राइव का है, ठीक है। वन ड्राइव गूगल ड्राइव जैसा ही है, ठीक है। तो ये एंटीवायरस है? नहीं है। क्लाउड स्टोरेज है? तो हाँ, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, क्लाउड स्टोरेज है। देखो, वन ड्राइव जो है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रदान की गई क्लाउड स्टोरेज सेवा है, जिसका मुख्य उपयोग फाइलों को ऑनलाइन स्टोर करना, उन्हें किसी भी डिवाइस से एक्सेस करना, फाइलों का बैकअप रखना, वन ड्राइव काम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा वर्चुअल असिस्टेंट का प्रसिद्ध उदाहरण है? वर्चुअल असिस्टेंट कौन सा है? ठीक है, देखो, एरे नहीं है, ARPANET ये भी नहीं है, एडोब भी नहीं है। अलेक्सा, अलेक्सा एक वर्चुअल असिस्टेंट है जो कि अमेजोन द्वारा विकसित किया गया है, अमेजोन द्वारा बनाया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। NVS MTS के एग्जाम में पूछा गया 2025 में। देखो, एरे क्या है? एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है। अलेक्सा अमेजोन का एक प्रसिद्ध वर्चुअल असिस्टेंट है। ARPANET शुरुआती कंप्यूटर नेटवर्क है जो कि शुरू में बनाया गया था। एडोब सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है। तो वर्चुअल असिस्टेंट आपको याद रखना है, सीरी वर्चुअल असिस्टेंट है, एप्पल द्वारा बनाया गया। गूगल असिस्टेंट गूगल के द्वारा बनाया गया। जेमिनाई गूगल के द्वारा बनाया गया। चैट GPT ओपन AI है। कॉर्टेना माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया। अलेक्सा अमेजोन द्वारा बनाया गया, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से किसको साइबर अपराध के रूप में रिपोर्ट नहीं किया जा सकता? किसे नहीं किया जा सकता साइबर अपराध के रूप में? किसी प्रौद्योगिकी विभाग से पेन ड्राइव के बिल्कुल नए बॉक्स की चोरी करना, ये साइबर अपराध नहीं है। चोरी तो है लेकिन साइबर अपराध नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है।
इसको देखते हैं, इसको बी भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर, सोशल मीडिया पर किसी पोस्ट की टिप्पणियों में अपमानजनक टेक्स्ट पोस्ट करना, तो ये साइबर अपराध है। ठीक है। दूसरा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी अकाउंट बनाना, ये भी साइबर अपराध है। ठीक है। किसी के ईमेल अकाउंट का पासवर्ड बदलकर उसे लॉक करना और अनधिकृत गतिविधियों के लिए उपयोग करना, ये भी साइबर अपराध है। लेकिन कौन सा साइबर अपराध नहीं है? तो कहीं से अगर पेन ड्राइव की चोरी कर रहे हैं तो साइबर अपराध नहीं है, चोरी है लेकिन साइबर अपराध नहीं है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है इसका। एनवीएस कंप्यूटर ऑपरेटर के एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रहते हुए साइबर सुरक्षित अभ्यास है? साइबर सुरक्षित अभ्यास कौन सा? देखो, किसी अपरिचित की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना सुरक्षित अभ्यास नहीं है। अपनी लाइव लोकेशन शेयर करना, ये भी नहीं है। ईमेल पर किसी अनजान व्यक्ति द्वारा मांगे जाने पर अपनी पर्सनल डिटेल्स शेयर करना, नहीं करना चाहिए। ठीक है। अपने जानने वाले मित्रों के बीच फोटो पोस्ट करना, अगर आप जानते हो तो उसको अपनी फोटो भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। समीर एक नया स्मार्टफोन खरीदने की योजना बना रहा है, उसे निम्नलिखित में से किस पहलू के बारे में नहीं सोचना चाहिए? कैमरा पिक्सल के बारे में तो वो सोचेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी सोचना चाहिए, इथरनेट पोर्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, स्क्रीन साइज भी सोचना है, स्क्रीन साइज के बारे में भी सोचेगा। ठीक है। लेकिन इथरनेट पोर्ट इसके बारे में नहीं सोचेगा क्योंकि मोबाइल फ़ोन में इथरनेट पोर्ट होता ही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आईटी एक्ट डैश में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 2000 में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में लागू किया गया था। यह भारत की प्राथमिक कानून है जो साइबर अपराध, इलेक्ट्रॉनिक लेन देन और डिजिटल संचार से संबंधित है। बाद में इसे 2008 में संशोधित किया गया और इसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 कहा गया। ठीक है। जिसमें नए साइबर अपराधों के प्रावधान शामिल किए गए। निम्नलिखित में से कौन आईटी अधिनियम 2000 के तहत साइबर अपराध नहीं माना जाता है? बिना अनुमति के किसी अन्य व्यक्ति का सोशल नेटवर्किंग खाता बनाना, यह साइबर अपराध है। किसी कंप्यूटर स्टोर से नया पेन ड्राइव चुराना साइबर अपराध नहीं है। इंटरनेट पर बाल अश्लील सामग्री वितरित करना साइबर अपराध है। व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने के लिए नकली ईमेल संदेश भेजना, यह भी साइबर अपराध है। ठीक है। तो कौन सा इसमें साइबर अपराध नहीं माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ये साइबर अपराध नहीं है। कहीं से आप पेन ड्राइव चोरी कर लेते हैं तो वो साइबर अपराध नहीं है, चोरी है लेकिन साइबर अपराध नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। वस्तुओं पर किसी प्रकार की लेबल लगाने या डिजिटली ऑपरेटेड डिपार्टमेंटल स्टोर के मालिक को प्रत्येक प्राप्त और बेची गई वस्तु का पूरा रिकॉर्ड रखने में सबसे अधिक सहायता मिलेगी। कब मिलेगी? लोअर ऑफर केस अक्षरों की सहायता से मुद्रित आइटम कोड नहीं। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखो, कोई स्पेशल कैरेक्टर जैसे विशेष वर्ण के रूप में मुद्रित आइटम कोड, तो ऐसा भी नहीं है। ठीक है। बार कोड के रूप में मुद्रित आइटम कोड, तो हाँ, ये ऑप्शन नंबर, अगर बार कोड का या क्यूआर कोड अगर किसी भी वस्तु पर लगा देते हैं तो उससे बेचना और खरीदना आसान हो जाता है। ठीक है। देखो, एक डिजिटली ऑपरेटेड डिपार्टमेंटल स्टोर में हर वस्तु का पूरा रिकॉर्ड रखने के लिए ऐसी लेबलिंग चाहिए जिसे कंप्यूटर आसानी से पढ़ सके। ठीक है। तो क्यूआर कोड या बार कोड सबसे अच्छा विकल्प है क्योंकि इन्हें जल्दी से स्कैन किया जा सकता है और गलतियां होने की संभावना इसमें कम होती है। प्राप्त और बेचे जाने का रिकॉर्ड अपने आप अपडेट हो जाता है। कम जगह में ज़्यादा जानकारी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। इसलिए हम क्यूआर कोड का उपयोग करते हैं।
तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कृत्रिम ज्ञान निम्नलिखित में से किसके लिए विज्ञान तंत्र इंजीनियरिंग है? बुद्धिमत्ता मशीन बनाने के लिए, मानव की तरह सोचने वाले कंप्यूटर बनाने के लिए, दोनों। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ए और बी दोनों सही है। केवीएस पीआरटी के एग्जाम में पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी भारतीय आईटी कंपनी है? भारतीय आईटी कंपनी कौन है? डेल, टीसीएस, इंटेल, विप्रो, इंटेल, एचसीएल, एचसीएल, टीसीएस, एचसीएल, टीसीएस भारतीय आईटी कंपनी है। देखिए यहाँ पर कुछ आईटी कंपनी का नाम दिया गया है, 10 आईटी कंपनी है। एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड, टीसीएस, टेक महिंद्रा, क्विस क्रोप लिमिटेड, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विस सॉफ्टवेयर, माइंड ट्री लिमिटेड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लो ट्यूब्रो इन्फोसिस लिमिटेड, इन्फोसिस, विप्रो। ठीक है, तो ये सारी आईटी कंपनी है जो कि भारतीय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में डैश अनुभाग सेक्शन थे? कितने थे? 94। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, 94। आइए देखते हैं। मूल सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में 94 धाराएं सेक्शन थी, जिन्हें 13 अध्यायों और 4 अनुसूचियों में विभाजित किया गया था। यह अधिनियम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, डिजिटल हस्ताक्षर जारी करने को विनियमित करने के लिए प्रमाणन प्राधिकरणों के नियंत्रण के गठन का निर्देश दिया। यह साइबर अपराधों को भी परिभाषित करता है और उनके लिए दंड निर्धारित करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। आईपीओ मॉडल में यूएस डॉलर की किसी विशेष राशि को भारतीय रुपए में परिवर्तित करने के संदर्भ में गलत कथन कौन सा है? याद कीजिए, पहचान कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, परिवर्तित किए जाने वाले यूएस डॉलर की राशि के रूप में के लिए उपयोगकर्ता की ओर से एक आवश्यक इनपुट। तो ये तो नहीं है। अगला देखते हैं। निर्दिष्ट यूएस डॉलर को भारतीय रूप में बदलने हेतु गणना प्रोसेस, तो ये भी नहीं है। बदली गई राशि को भारतीय रुपये में प्रदर्शित करने वाला प्रावधान आउटपुट, ये भी नहीं है। बदली गई राशि को भारतीय रुपये में प्रदर्शित करने वाला प्रावधान इनपुट, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंध्र प्रदेश में भारत की निम्नलिखित में से कौन सी ई गवर्नेंस पहल गवर्नमेंट टू सिटीजन और ई बिजनेस टू सिटीजन सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है? खजाने, भूमि, ई कोड, ई सेवा, तो ई सेवा है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिजिटल सर्टिफिकेट जारी कौन करता है? कौन करेगा? सर्टिफाइंग अथॉरिटी करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, प्रमाणन प्राधिकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ देख लेते हैं। डिजिटल प्रमाण पत्र एक फाइल या इलेक्ट्रॉनिक पासवर्ड है जो क्रिप्टोग्राफी और सार्वजनिक कुंजी अवसंरचना के उपयोग के माध्यम से किसी डिवाइस, सर्वर या उपयोगकर्ता की प्रामाणिकता साबित करता है। डिजिटल सर्टिफिकेट को प्रमाणन प्राधिकरण जारी करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17। निम्नलिखित में से कौन सा ई लोकतंत्र को संदर्भित करता है? समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु सरकार की क्षमता में सुधार के लिए आईटी का उपयोग, तो ये तो नहीं है। सरकार और नागरिकों के बीच की खाई को कम करने वाली सेवाएं प्रदान करना, देश के आधुनिकीकरण के लिए आईसीटी का उपयोग। ठीक है, सॉरी ये वाला है ना।
समाज के सभी वर्गों को राज्य के प्रशासन में भागीदारी हेतु सक्षम बनाने के लिए सुविधा प्रदान करने के लिए आईटी का उपयोग। तो ये राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समाज के सभी वर्गों को प्रशासन में भागीदारी हेतु सक्षम बनाने की सुविधा प्रदान करना के लिए आईटी का उपयोग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम विधेयक लोकसभा में किस वर्ष पारित किया गया था? तो 2008 में संशोधित किया गया। 2000 अधिनियम, देखो आईटी एक्ट 2000 का संशोधन 2008 में किया गया और बाद में इसमें 9 अध्याय और 117 धाराएं हैं। ठीक है, किसमें? संशोधन अधिनियम 2008 वाले में। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का कौन सा अध्याय प्रमाणन प्राधिकरण के विनिमय से संबंधित है? कौन सा है बताओ? चैप्टर 4। चैप्टर 4 नहीं, चैप्टर 6। चैप्टर 6 है, ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 एक भारतीय कानून है जो इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज को कानूनी मान्यता प्रदान करता है। इस अधिनियम का उद्देश्य साइबर अपराध, डेटा संरक्षण और गोपनीयता को विनियमित करना और भारत में इलेक्ट्रॉनिक शासन को सुविधाजनक बनाना। आईटी एक्ट 2000 के अध्याय 6 में प्रमाणकर्ता प्राधिकारियों का विनियमन से संबंधित है। ठीक है, तो प्रमाणकर्ता प्राधिकरण से संबंधित है कौन? अध्याय 6। ठीक है, चैप्टर 6। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, ई गवर्नेंस का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से ई गवर्नेंस का उपयोग करने के लाभ निम्नलिखित में से कौन से हैं? लाभ पूछा गया, ई गवर्नेंस के लाभ है तो भ्रष्टाचार में कमी, उच्च पारदर्शिता, दोनों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, फर्स्ट और सेकंड दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय आईटी अधिनियम 2000 का कौन सा साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना को अनिवार्य बनाता है? कौन बनाता है? बी, अध्याय चैप्टर 10। यहाँ देख लो, आईटी अधिनियम 2000 के अनुसार साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना को अनिवार्य बनाने वाला अध्याय चैप्टर 10 है। ठीक है, अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःक्रियाएं ई गवर्नेंस में शामिल होती हैं? तो कौन सी अंतःक्रियाएं ई गवर्नेंस में शामिल होती हैं? कौन सी है? आइए देखते हैं, G2G, G2C, G2B, तीनों। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तीनों। ठीक है, देखो ई गवर्नेंस का अर्थ है प्रशासन में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तकनीक का उपयोग। ई गवर्नेंस के अंदर 4 स्तंभ, लोक, प्रक्रिया, तकनीक और शासन। है शामिल, 4 अंतःक्रियाएं शामिल। देखो यहाँ पर लिखा है G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन, G2B गवर्नमेंट टू बिजनेस, G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, G2E गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। ठीक है, ये है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, कंप्यूटर के सोर्स डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ कंप्यूटर सिस्टम को हैक करना और इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील जानकारी प्रकाशित करने जैसे अपराधों को भारतीय आईटी अधिनियम 2000 के डैश में परिभाषित किया गया है। किसमें परिभाषित किया गया? तो
चैप्टर 11 में ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कंप्यूटर के सोर्स डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़, कंप्यूटर सिस्टम को हैक करना और इलेक्ट्रॉनिक रूप से में अश्लील जानकारी प्रकाशित करने जैसे अपराधों को भारतीय आईटी एक्ट 2000 के अध्याय 11 में परिभाषित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सार्वजनिक स्थानों पर सूचना प्रदर्शित करने वाले टच स्क्रीन कियोस्क नहीं होते हैं। फिर से पढ़ते हैं, देखो, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सार्वजनिक स्थानों पर सूचना प्रदर्शित करने वाले टच स्क्रीन कियोस्क नहीं होते। कियोस्क मतलब जानते हो आप क्या होता है? कियोस्क मतलब आप जैसे समझ लो एटीएम कियोस्क का एग्जाम्पल है। मेट्रो टिकट मशीन, जैसे आप मेट्रो पर जाते हो तो वहाँ पे जो टिकट काटने वाली मशीन होती है जिससे आप अपने आप से वहाँ से मेट्रो टिकट निकालते हो, ठीक है। या एयरपोर्ट पर जाते हो, चेक इन मशीन जो होता है वो कियोस्क होता है। मॉल के में बिल चेक करने वाली जो मशीन होती है वो भी कियोस्क का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो कियोस्क देख लो, सरकारी और कॉर्पोरेट भवन में आपको देखने को मिलता है। शॉपिंग मॉल में जाओगे तो बिल चेक करने के लिए आपको दिखाई देगा। हवाई अड्डे पे चेक इन करने के लिए कियोस्क मशीन दिखेगा आपको, ठीक है। घरों में हम नहीं करेंगे इस्तेमाल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। देखो, टच स्क्रीन कियोस्क एक तरह का स्व प्रशासन व्यवस्था है जो कई तरह की सुविधाएं देता है। यह पारंपरिक कियोस्क से ज़्यादा इंटरैक्टिव होता है। टच स्क्रीन मुख्यतः सरकारी और कॉर्पोरेट भवनों, शॉपिंग मॉलों, हवाई अड्डों, टिकट काउंटर आदि जगह होता है। इसका प्रयोग घरों में नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किस डिवाइस को एक आउटपुट डिवाइस के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता? तो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, माउस नहीं है। माउस इनपुट डिवाइस है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, यहाँ देख लो, लोकप्रिय ऑनलाइन भुगतान पेमेंट विधि में यूपीआई का अर्थ है। इसके बारे में तो सभी जानते हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, डैश में विभिन्न चौड़ाई और लंबाई की रेखाएं शामिल हैं तथा कंप्यूटर से ही पढ़ी जा सकती हैं। इसमें बारकोड में, मैग्नेटिक टेप में, ASCII में या OCR कोड में। तो विभिन्न चौड़ाई और लंबाई की रेखाएं शामिल होती है किसमें? बारकोड में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया कंप्यूटर का क्वेश्चन, ठीक है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो पूरे कंप्यूटर के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, पूरा किताब कंप्लीट करवा दिया आपको, ठीक है। तो आप KVS और NVS का एग्ज़ाम दीजिए और 20 के 20 क्वेश्चन करके आए, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि GS का होगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।